नमस्कार। 1857 से 1947। सोचिए, ये सिर्फ 90 साल का वक्त नहीं है, ये एक कहानी है। एक बिखरे हुए विद्रोह से लेकर एक पूरे राष्ट्र के जन्म तक की कहानी। तो चलिए आज इस असाधारण सफर को समझते हैं कि हमारा भारत आखिर बना कैसे। अच्छा, इस पूरे सफर को ठीक से समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में बांटकर देखेंगे। सबसे पहले विद्रोह की वो पहली चिंगारी आखिर भड़की कैसे, फिर कैसे लड़ाई हथियारों से हटकर विचारों पर आ गई। इसके बाद हम देखेंगे कि संघर्ष के कौन से नए रास्ते अपनाए गए। फिर आएगा वो दौर जब गांधी जी ने इस लड़ाई को एक जन आंदोलन बना दिया। और आखिर में हम बात करेंगे आज़ादी की और उस कीमत की जो हमें इसके लिए चुकानी पड़ी। देखिए, 1857 में जो हुआ ना, वो कोई मामूली सिपाही विद्रोह नहीं था। जैसा कि वीडी सावरकर ने कहा था, ये भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। मतलब पहली बार पूरा देश एक साथ खड़ा हो रहा था। तो इन्हीं दमदार शब्दों के साथ चलिए कहानी के पहले पड़ाव पे चलते हैं। तो सवाल यह है कि वो चिंगारी क्या थी जिसने इतनी बड़ी आग भड़का दी। देखिए, 1857 का ये महाविद्रोह कोई अचानक हुई घटना नहीं थी। नहीं, ये तो पिछले 100 सालों से, मतलब 1757 की प्लासी की लड़ाई के बाद से ही जो गुस्सा अंदर ही अंदर सुलग रहा था, उसका एक जबरदस्त विस्फोट था। तो इस विस्फोट के पीछे वजह क्या थी? कई वजह थीं, सब एक साथ जमा हो गईं। जरा सोचिए, एक तरफ तो डलहौजी की हड़प नीति थी, जो राजाओं से उनके राज्य छीन रही थी। मतलब अगर किसी राजा का अपना बेटा नहीं है तो उसका राज सीधे अंग्रेजों का हो जाएगा। दूसरी तरफ भयंकर टैक्स और अंग्रेजों की नीतियों ने हमारे किसानों और कारीगरों को तबाह कर दिया था। और तो और अंग्रेज सती प्रथा जैसे रीति रिवाजों में भी दखल दे रहे थे, जिससे लोगों ने अपने धर्म पर हमला माना। और फिर आई वो आखिरी चिंगारी, एनफील्ड राइफल के वो नए कारतूस जिन पर गाय और सूअर की चर्बी लगी होने की अफवाह थी। इसने हिंदू और मुस्लिम दोनों ही सैनिकों की आस्था पर सीधा वार कर दिया। तो सवाल उठता है, क्या ये विद्रोह फेल हो गया? अगर फौरी तौर पर देखें तो हाँ, लेकिन इसका जो असर हुआ वो बहुत गहरा था, बहुत दूर तक जाने वाला था। पहली बात तो ये कि ईस्ट इंडिया कंपनी का राज खत्म हो गया और भारत सीधे ब्रिटिश क्राउन के कंट्रोल में आ गया। पर सबसे बड़ा बदलाव पता है कहाँ हुआ? वो हुआ लोगों के दिलों में। पहली बार एक कॉमन दुश्मन के खिलाफ पूरे भारत में एक राष्ट्र होने की भावना, राष्ट्रवाद की वो आग जोरों से भड़क उठी थी। अब कहानी एक नया मोड़ लेती है। लड़ाई का मैदान बदल रहा था। अब तलवारों और बंदूकों की जगह ले रहे थे विचार। विद्रोह के बाद स्वतंत्रता संग्राम के नए हथियार बने समाज सुधार और राजनीतिक संगठन। तो अब सवाल ये था कि आगे का रास्ता क्या है। और यहां पर ना दो बड़े विचार, दो अलग अलग रास्ते सामने आए। एक तरफ थे राजा राम मोहन राय जैसे सुधारक। उनका मानना था कि हमें पश्चिम से सीखना चाहिए, उनकी अच्छी बातों को अपनाना चाहिए, ताकि हम अपनी सामाजिक बुराइयों को दूर कर सकें। और वहीं दूसरी तरफ थे स्वामी दयानंद सरस्वती जैसे लोग, जिनका नारा था वेदों की ओर लौटो। उनका कहना था कि हमें जवाब बाहर नहीं, अपनी ही संस्कृति, अपनी जड़ों में खोजना होगा। और पता है, इन्हीं विचारों के मंथन से 1885 में जन्म हुआ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। लेकिन इसकी स्थापना कैसे हुई, ये आज भी एक बड़ी बहस का मुद्दा है। इसे लेकर ना दो बड़ी थियरीज हैं। पहली है सेफ्टी वॉल्व थियरी। इसके हिसाब से कांग्रेस बनाना अंग्रेजों की ही एक चाल थी। उन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना दिया जहां भारतीयों का गुस्सा बिल्कुल एक प्रेशर कुकर की सीटी की तरह धीरे धीरे शांति से निकलता रहे, कोई बड़ा धमाका ना हो। लेकिन एक दूसरी थियरी भी है, लाइटनिंग कंडक्टर थियरी। ये कहती है कि ये तो हमारे भारतीय नेताओं की स्मार्ट स्ट्रैटेजी थी। उन्होंने एक अंग्रेज संस्थापक को आगे रखकर एक ढाल बना ली, ताकि ब्रिटिश सरकार का गुस्सा रूपी बिजली सीधे उन पर न गिरे। तो अब तक जो चल रहा था, मतलब सिर्फ चिट्ठियां लिखना, रिक्वेस्ट करना, वो दौर अब खत्म हो रहा था। आंदोलन अब एक नया और कह सकते हैं कि ज्यादा आक्रामक रूप ले रहा था। अब वक्त था सड़क पर उतरने का, जनता को सीधे सीधे साथ लाने का। और जैसे जैसे ये राष्ट्रवादी आंदोलन मजबूत हो रहा था, अंग्रेज घबराने लगे। और जब वो घबराए तो उन्होंने अपना सबसे पुराना, सबसे आजमाया हुआ हथियार निकाला, फूट डालो और राज करो। उनका एक ही मकसद था, हिंदू और मुसलमानों की एकता को तोड़ना। और इसी फूट डालो नीति का सबसे बड़ा दाव था 1905 का बंगाल विभाजन। अंग्रेजों को लगा कि वो बंगाल को बांटकर हमें कमजोर कर देंगे, लेकिन हुआ ठीक इसका उल्टा। इस एक फैसले ने पूरे देश में जैसे आग लगा दी।
और इसी आग से निकला स्वदेशी आंदोलन। लोगों ने विदेशी कपड़ों, विदेशी सामानों की होली जलाना शुरू कर दिया। पर हाँ, इसी जोश के बीच एक सवाल भी उठा कि आंदोलन को आगे कैसे ले जाया जाए, और इसी सवाल पर कांग्रेस खुद दो हिस्सों में बंट गई, नरम दल और गरम दल। और ये जो गरम दल था ना, इसकी सोच को, इसके जुनून को एक आवाज दी बाल गंगाधर तिलक ने, जब उन्होंने भरी सभा में गरज कर कहा, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। सुनिए, ये सिर्फ एक नारा नहीं था, ये एक ऐलान था। ऐलान कि अब भारत को छोटे मोटे सुधार नहीं, पूरी आजादी चाहिए, संपूर्ण स्वराज। और फिर साल 1915 में कहानी में एक नया अध्याय जुड़ता है। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटते हैं और उनके आने के साथ ही ये आज़ादी की लड़ाई, जो अब तक कुछ पढ़े लिखे लोगों तक सीमित थी, वो देखते ही देखते एक सच्चे जन आंदोलन में तब्दील हो गई। लेकिन गांधी जी ने ऐसा नहीं किया कि आते ही पूरे देश में कोई बड़ा आंदोलन छेड़ दिया। नहीं, उन्होंने पहले अपने सबसे शक्तिशाली हथियार सत्याग्रह को छोटे स्तर पर आजमाया। पहले चंपारण में नील किसानों के लिए, फिर खेड़ा में टैक्स के बोझ तले दबे किसानों के लिए, और फिर अहमदाबाद में मिल मजदूरों के हक के लिए। ये छोटी छोटी लड़ाइयां और उनकी जीतें दरअसल एक बहुत बड़ी लड़ाई की तैयारी थी, और इन्हीं के जरिए गांधी जी सीधे आम जनता के दिल से जुड़ गए। और फिर आया सविनय अवज्ञा आंदोलन का दौर। इसकी शुरुआत हुई एक पैदल यात्रा से। कितनी लंबी? 240 मील की लंबी पदयात्रा। ये सिर्फ कुछ मीलों का फासला नहीं था, ये ब्रिटिश साम्राज्य की नींव को हिला देने वाला एक कदम था। और सोचिए, इतने बड़े आंदोलन का हथियार क्या था? एक मुट्ठी नमक। यही तो गांधी जी की खासियत थी। उन्होंने नमक जैसी इतनी आम, इतनी मामूली चीज को आजादी की लड़ाई का प्रतीक बना दिया। एक ऐसी चीज जो हर घर में थी, हर भारतीय की जरूरत थी। और इसी एक मुट्ठी नमक से उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य के सबसे बड़े, सबसे अन्यायपूर्ण कानूनों में से एक को चुनौती दार डाली। और फिर साल आया 1942। अब वक्त आ चुका था आखिरी और सबसे जोरदार प्रहार का, भारत छोड़ो आंदोलन। और इस बार गांधी जी का नारा था, करो या मरो। लेकिन इसका मतलब हिंसा करना या मारने नहीं था। इसका मतलब था, अब बस, अब या तो हम भारत को आजाद कराएंगे या फिर इस कोशिश में अपनी जान दे देंगे, लेकिन अब गुलामी की जंजीरों में एक पल भी नहीं जिएंगे। और अब हम इस कहानी के आखिरी पड़ाव पर पहुंचते हैं। यह सबसे मुश्किल, सबसे जटिल पड़ाव है, क्योंकि यहां एक तरफ आजादी की वो बेमिसाल खुशी थी, तो दूसरी तरफ बंटवारे का वो असहनीय दर्द भी था। 14 और 15 अगस्त 1947 की वो आधी रात, जब देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने अपना वो ऐतिहासिक भाषण दिया, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, यानी नियति से साक्षात्कार। वो एक पल करोड़ों हिंदुस्तानियों के पीढ़ियों के सपनों के सच होने का पल था। लेकिन आजादी की उस सुबह की रोशनी के साथ एक बहुत गहरा अंधेरा भी आया। इस आजादी की कीमत चुकाई गई बंटवारे से। एक अंदाजे के मुताबिक करीब 1.4 करोड़ लोग रातों रात अपने ही घरों से, अपनी ही जमीन से बेदखल हो गए, अपने ही देश में शरणार्थी बन गए। ये इंसानियत के इतिहास की सबसे बड़ी और दर्दनाक त्रासदियों में से एक थी। अब इस नए, आज़ाद लेकिन बिखरे हुए देश को जोड़ने और बनाने की जिम्मेदारी दो मजबूत कंधों पर आई। एक तरफ थे जवाहरलाल नेहरू, एक आदर्शवादी, एक सपने देखने वाले, जो दुनिया को भारत की एक नई पहचान देना चाहते थे। तो दूसरी तरफ थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, एक यथार्थवादी, जो जानते थे कि कोई भी सपना देखने से पहले 500 से ज्यादा रियासतों को जोड़कर एक मजबूत घर बनाना जरूरी है। और सच तो यह है कि इन्हीं दोनों के विजन के संतुलन ने ही आधुनिक भारत की नींव रखी। और इस नए घर का नक्शा क्या था? इसका ब्लूप्रिंट था हमारा संविधान। इसे बनाने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे। ये कोई मामूली कानूनी किताब नहीं है। ये तो एक आज़ाद देश के सपनों का, उसके इरादों का, उसकी आत्मा का दस्तावेज है। तो 90 सालों का ये लंबा सफ़र हमें आज कहाँ लाकर खड़ा करता है? देखिए, उस पीढ़ी ने तो अपनी जान पर खेलकर आज़ादी हासिल करके अपनी जिम्मेदारी पूरी की। अब सवाल हम सब से है कि इस आज़ादी को सहेज कर रखने, इसे और बेहतर और मजबूत बनाने के लिए हमारी पीढ़ी की क्या जिम्मेदारी है? क्योंकि ये कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई है। इसका अगला पन्ना खाली है, और वो अध्याय अब हम सबको मिलकर लिखना है।